ठीक है, समझ में आया ना लेकिन आपको? हाँ सर। ओके, वो डेल्टा एच आर का वैल्यू किलो मोल लेने का मैं चेंज कर देता हूँ उसमें, असाइनमेंट में भी बाद में. So let's look at next question, next concept, which is multiple reactions में effective temperature क्या होगा. दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर। क्या होगा? नेटवर्क इश्यू है क्या? नेटवर्क इश्यू लग रहा है एक मिनट. ठीक है, सो वी लुक एट मल्टीपल रिएक्शंस. दूसरा क्वेश्चन जो था असाइनमेंट का, मल्टीपल रिएक्शंस में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है. सो वी गोइंग टू लुक एट हाउ टू मैनिपुलेट टेम्परेचर एंड ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मल्टीपल रिएक्शंस. इसमें हम अजम्पशन कर रहे हैं कि सेम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. जितनी आप प्रॉब्लम देखेंगे उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट नहीं ले रहे हम. लुक एट ओनली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो नो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट? जो आपने देखा था ना, सी आर बाय सी ए, साई ऑफ आर बाय ए, उसमें कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखा था. बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट बिकॉज वी आर टेकिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम फॉर ऑल द रिएक्शंस. So assume all reactions, parallel reactions are of the same order. So what is important is then only K1 by K2, right? Because we saw that psi is equal to क्या था, psi equal to psi r by क्या था, psi r by is what, याद है किसी को? DCR by minus DC. DCR upon minus DC. r by minus dc, and that is equal to, suppose I take any reaction, A goes to R, A goes to S, पैरेलल रिएक्शन लिया मैंने, ठीक है. सो K1 CR अपॉन R by S लिया मैंने. सपोज आई टेक R by S, आई डोंट वांट R by S लिया मैंने. सो इट विल बी DCR by DCS. ठीक है. You can write any psi value, how much R is found divided by how much S is found. So इसमें क्या हो जाएगा, K2 into CS हो जाएगा. ठीक है. So in this case, because order is 1, there is no effect of concentration. So this is having no effect. Only this will have an effect. Is that understood now? हेलो. Yeah. हेलो सर, हम में लिख सकते हैं दोनों के रेट्स. आवाज नहीं आ रहा, कट. साई ऑफ आर बाय एस कैसे लिख सकते? आवाज कट रहा है प्रणव. हेलो. बोलो. हेलो सर, अभी ऑडिबल है Right. सर? साई ऑफ आर बाय एस कैसे लिख सकते? क्योंकि ए से दो पूरा कट रहा है. प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन रिएक्टेंट रिएक्ट. प्रणव, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. सर वेट सर, आई विल टेल. क्या बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा.
वो बोल रहा था साई ऑफ आर बाय एस कैसे ले सकते हैं हम? कुछ भी ले आर बाय सकते ए हैं. ले सकते हैं. I can बोल take रहा है. anything. I want the ratio of R found by S found. हम talking about कि R formation temperature of का effect R के इसमें कितना है, S के इसमें कितना है. I can define S anyway. ऐसा कुछ नहीं कि psi of R by A ही होता है या S by A ही होता है. Psi is essentially ratio of two quantities. If I define R by A, it is ratio of dCr by minus dCA. If I define R by S, it is dCr by dCs. ऐसा कुछ नहीं है. इंस्टेंटेनियस फ्रैक्शनल यील्ड है ये, राइट. यील्ड दैट मीन्स आर कितना फॉर्म हुआ और एस कितना फॉर्म. आई एम टेकिंग द रेशियो ऑफ दैट. और आई कैन टेल यू अनदर वे इफ यू रियली वांट टू सी. सो इफ आई टेक सपोज आई टेक लेट मी सी पुट इट दिस वे. आई टेक साई ऑफ कहाँ गया, साई ऑफ आर बाई ए इज इक्वल टू डी सी आर बाई माइनस डी सी ए. ठीक है. आई टेक साई ऑफ एस बाई ए is equal to dcs by dca minus. ठीक है. then I take ratio of these two. क्या हो जाएगा, psi of r by a divided by psi of s by a is equal to dcr by minus dca, right, and dcs by minus dca. So what I am getting is this thing. समझा प्रणव? Yes, sir. Yes, sir. So I can define psi anyway. ऐसा कुछ नहीं है कि it has to be r by a or s by a. It can be anything. I can justify it anyway. r by a define करो, s by a define करो, ratio दोनों वाले. So this is essentially psi of r by a, r by s. Sorry, this is nothing but psi of r by s. समझा ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस इज एक्चुअली गलत है. ये मैंने ये जो गलत लिखा आपने पकड़ा नहीं है. K1 CA है और K2 CA. R is K1 CA, S is K2 CA. So CA CA cancel हो गया. It is not CR and CS. It is K1 CA and K2 CA. So there is no effect of concentration of A. Order is same, assume कर रहे हैं हम. So it is the only effect of temperature, and that is why we are studying the effect of temperature when there is no effect of concentration, because we want to study one thing at a time. See, कभी भी होता है ना, when you do experiments, you always vary one variable at a time. You don't vary two variables at the same time. You want to see, जैसे experiment करना है, effect temperature करना है, you keep everything else same, concentration same, सब कुछ same रख के सिर्फ temperature change करेंगे. If you want to study this effect of concentration, जैसे हम कर रहे थे experiments, you only you keep the temperature constant, only change the concentration. जो हमने देखा था, right, time से concentration change हो रहा था. So you vary, generally you vary only one variable at a time. Study what is that effects, because if you have two variables changing at the same time, then it's more complex to differentiate or isolate the effect of two variables, and for that you need design of experiment. That's very complex. So that is why कभी भी हम स्टडी करते हैं ना, we always study one variable effect at a time. कि प्रेशर चेंज किया तो क्या होगा, टेम्परेचर इफेक्ट किया तो क्या होगा. अंडरस्टैंडिंग दैट, देन यू कैन सी कि दोनों कंबाइन किया तो क्या होगा. समझ रहे? Yes. Is that clear? Yes, sir. Right. So we are saying कि we are assuming order is same, so it doesn't really matter क्या order है. Order concentration का effect हमने पहले स्टडी कर लिया. We have already studied what is the effect of concentration. कब high concentration चाहिए, कब low concentration चाहिए. We know all that depending on order of reaction. So that effect you already know. Now suppose concentration effect नहीं है या है भी, तो I am just isolating it and saying कि temperature change किया तो क्या होगा. How is temperature going to affect the yield of desired product and undesired product? And that's what we are doing here. So we are looking at only K1 by K2, because that is what is going to affect temperature. Temperature is going to affect only K1 by K2. So K1 by K2 लिया तो K1 is equal to K1 0, the exponential factor, into e raised to power minus E1 by RT, and K2 is nothing but K2 0 e raised to power minus E2 by RT, right?
So this is what is important. Ultimately ये जो है ये factor is important. That's going to tell us कि what is the effect of temperature. And that means इसमें इस variable जो है temperature तो एक है, दूसरा है activation energy. Activation energy पे depend करेगा कि कौन सा product ज़्यादा form होगा. Right? So when T increases, K1 by K2 will increase if E1 is greater than E2. If you take numbers, you can take numbers and say just randomly कोई number लेके देखो. Say 1,000 or 10,000 and 12,000. You can do calculations at home. But you'll see that if E1 is greater than E2, then K1 by K2 increases. That means activation जिसका ज़्यादा रहेगा first reaction का वो favorable हो जाएगा as temperature is increased. And उल्टा होगा then the other way around. E2 is greater than E1 रहेगा तो K1 decrease होगा. K1 by K2 decrease. That means K1 decrease होगा. Essentially this is the ratio of R by S. Right? K1 by K2 is nothing but R by S. तो R ज़्यादा फॉर्म होगा इसमें. समझ में आया? You can take कभी देख लो ना. You take suppose you take 10,000 here and say you take 8,000 here. करके देखो क्या होता है. And initially लिया, बाद में suppose I say this is 12,000. Okay. कैसे करेंगे? If E1 is greater than E2, you take two different temperatures. Right? यहाँ पर लिया ना temperature increases. So initially if I take temperature say 300 Kelvin, then I take 320 Kelvin. And with these activation energies, you can do the calculations now itself. E1 is 10,000, E2 is 8,000. So E1 greater than E2. At 300 calculate करो K1 by K2 क्या है, करो फटाफट, तब आपको समझ में आएगा. सर इसका मतलब है अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होगा. वही तो बोल रहा हूँ ना, आप करो के देखो ना. ये टेक एक्टिवेशन एनर्जी E1 इक्वल टू 10,000 joules per mole, E2 8,000 joules per mole, and calculate K1 by K2 at 300 Kelvin. करके देखो कितना आता है. Because just एक्सप्लेन करने से नहीं आएगा. when you actually see the numbers then you'll realize कि क्या हो रहा है. तो एट ए टाइम दोनों चेंज करना है ना, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी. वही बोला ना, take these two activation energies and calculate K1 by K2 for 300 Kelvin. K1 by K2 is this value, right? Suppose they are equal. Suppose these are equal. Forget about K1 by K2 effect. Is proportional to this. Na? जो भी number रहेगा is proportional to this. So don't worry about K1 0 by K2 0. Just calculate e raised to power of E2 minus E1 by RT at 300 Kelvin. And then at 320 Kelvin, taking these values of E2 and E1 and E2. हंड्रेड केल्विन पे 1.27 into 10⁻³ आता है. Okay, और सेकंड इस पे 320 पे 320 पे सर 1.39 into 10⁻³ बढ़ गया ना. Number has increased, right? K1 by K2 has increased. बराबर. 320 पे K1 by K2 is more than at 300 Kelvin. रितेश सर समझा गया. समझा ना? हाँ सर समझा. Now if you take the other way around, suppose that this is 8,000
and this is 10,000. Right? Find out. Again, at 300 कितना होगा और 320 क्या होगा? Now E1 is 8,000, E2 is 10,000. Find out. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली खुद करोगे कैलकुलेशंस, व्हेन यू एक्चुअली put values and do the calculations, then only you will realize, understand what is happening. सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते तो उल्टा आ रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, वी आर कंपेयरिंग नाउ, वी आर टेकिंग 8,000 10,000, कांस्टेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। 300 पे कितना आया K1 by K2 है, 320 पे कितना आया K1 by K2, कांस्टेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बोल रहे हैं। वन इज लेस देन E2 लिया तो डिक्रीज K1 by K2 डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना, होगा ये, बिकॉज दैट्स व्हाट इज। शिवानी समझ में आया आपको? शिवानी, हाँ सर। टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जीज। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर इफेक्ट हियर। सो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा मैं, आई एम गोइंग टू रिमूव दीज नंबर्स हियर, क्योंकि ये सब आपको कंफ्यूज कर देगा बाद में। आपको करना है, यू कैन पुट एनी नंबर्स एंड कैलकुलेट। ये रखता हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा वैलिड था, तो ये रखता हूँ ये साइड में। ओके, सो रिएक्शंस विथ हायर एक्टिवेशन एनर्जी आर मोर टेम्परेचर सेंसिटिव, दैट्स व्हाट इट मीन्स। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा टेम्परेचर का देन जिसका कम है। जिसका E1 ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ने से R ज़्यादा फॉर्म K1 ज़्यादा इंक्रीज होगा K2 की कंपैरिजन में। रेशियो ऑफ K1 by K2 मोर टेम्परेचर सेंसिटिव देन द अदर वन। तो हाई टेम्परेचर फेवर्स रिएक्शन ऑफ हायर एक्टिवेशन एनर्जी, दैट मीन्स जो जिसका हायर जो रहेगा, जैसे देखा राइट, यहाँ पर ये E1 K1 by K2 बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो दैट मीन्स हायर टेम्परेचर फेवर्स रिएक्शन ऑफ हायर एक्टिवेशन एनर्जी। जितना एक्टिवेशन एनर्जी हायर रहेगा उसको हाई टेम्परेचर चाहिए। उल्टा ये है, जैसे ये देखा हमने राइट, लोअर टेम्परेचर फेवर्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। समझा क्या? उल्टा है बेसिकली। हेलो सर। या सर एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी क्या, नेगेटिव नहीं आ सकती ना? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? सर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देनी पड़ती है कि वो रिएक्ट करे। तो नेगेटिव कैसे हो सकती है? यू गोइंग टू रिमूव एनर्जी फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इज इट? हाँ सर। नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव because you are increasing the molecule and you are basically making an activated complex. So you have to actually increase the molecule ka energy so that they are able to react. That is why nitrogen and oxygen don't react at room temperature. इनको react करना है तो high temperature या high pressure चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ता है, बराबर? हाँ सर। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आया लोगों को? हाई टेम्परेचर फेवर्स रिएक्शन ऑफ हायर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी एंड लो टेम्परेचर फेवर्स रिएक्शंस ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट? बस यही है बेसिस आपको पूरे सब कैलकुलेशंस का। सर ये एंड और एक्सो दोनों के लिए एप्लीकेबल है? यहाँ पर एंडो एक्सो की बात ही नहीं हो रही है। कहीं हीट ऑफ रिएक्शन दिख रहा है आपको? नहीं सर। We're not talking about endo exo. We are talking about effect of temperature on rate constant. K is rate constant. Only temperature affects rate constant. And endo exo कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? हाँ सर। Okay. So let us look at parallel reactions. A goes to R and A goes to S. Step 1 is to be promoted, desired product. Step 2 is to be depressed or reduced. So that's why if I want that, I should make K1 by K2 as large as possible.
जितना K1/K2 रेशियो बढ़ेगा उतना मेरा R बढ़ेगा. So E1, if E1 is greater than E2, अभी ऊपर देखा हमने, then I should use high temperature. बोला ना, high temperature favors higher activation energy. If E1 is less than E2, then you should use lower temperature. यही इसका. High temperature favors higher activation energy, low temperature favors lower activation energy. So अगर E1 is more than E2, I want first reaction to be more, right? E1 is for first reaction, and E1 is more than E2, then I should use high temperature. And if E1 is less than E2, then I should use low temperature. This is a rule. उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया कैलकुलेशन में भी. तो पैरेलल रिएक्शन, कोई भी पैरेलल रिएक्शंस रहे, कंपीटिंग रिएक्शंस रहे, तो एक्टिवेशन एनर्जी देखना है. जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वो जब वो प्रोडक्ट चाहिए तो हाई टेम्परेचर यूज़ करने का, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो लो टेम्परेचर यूज़ करेंगे. दैट्स ऑल. इज दैट क्लियर? Yes, no. Yes, sir. Yes, sir. So if you take series reactions, ये parallel reactions के लिए था. This was looking at parallel reactions. Now if you take series reactions, right? If you have series reaction, A goes to R goes to S, and intermediate product is a desired product. So R is favored when K1/K2 is increased, right? K2 कम होना चाहिए और K1 बढ़ना चाहिए. बराबर. टेम्परेचर बढ़ा है suppose. If I increase the temperature, then it should increase K1 and reduce K2. Then only I will get more of R. ठीक है. If E1 is more than E2, right, use high temperature यूज किया तो K1 ज़्यादा बढ़ेगा और K2 कम बढ़ेगा. रिलेटिवली वी आर टेकिंग K1/K2 हाई होगा. If E1 is less than E2, again use low temperature, because I want more of the first reaction than the second reaction. Only thing is वहाँ पैरेलल रिएक्शन था, यहाँ सीरीज रिएक्शन. इतना ही है और कुछ फर्क नहीं है. कॉन्सेप्ट इज सेम. पैरेलल का एक बार टेस्ट दिखाएंगे, ये E1 और E2 का पैरेलल का सर एक बार टेस्ट. Parallel means same है. If I want more of first reaction, I should have higher temperature. If E1 is more than E2, then use high temperature. अगर मेरे को first reaction ज़्यादा चाहिए और E1 is less than E2, I should use low temperature. Series में भी same ही आएगा, because it's not a function of series like parallel. It's basically a function of activation energy. Whether the reaction is series or parallel doesn't really matter. Effect is same. ठीक है. यहाँ पर भी सेम. हाँ सर. और अगर इक्वल होगी तो इक्वल होगी, there is no effect of temperature. मतलब एक्टिवेशन एनर्जीज इक्वल हो सकती है ना दो रिएक्शन की? हो सकती है ना. यस, वो इक्वल होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना टेम्परेचर से. वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा ना, E का टर्म. ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा ना. E1 माइनस कहाँ गया, ये सुबह 0 हो जाएगा. हाँ. So there is no effect of temperature then in selecting product or product distribution. And there is no effect of temperature on product distribution. वो सेम ही रहेगा. Then you have to see कि concentration का effect क्या है. That will play important role. ठीक है. ओके सर. हाँ सर. Okay. Series reactions हो गया. Now series parallel reactions हो सकता है, right? If one requirement is of high temperature and another is of low temperature, then intermediate temperature is the best for product distribution, right? So let us see. Now look at this one. A goes to R, S and T. तीन reaction है. E1 is more than E2, but E1 is less than E3. तो यहाँ पर अगर मेरे को ये चाहिए तो I need high temperature. बराबर. Because I want more of AR, but E1 is less than E3, so I should have low temperature. बराबर, यही लिखा मैंने यहाँ पर सेम. So that's why we use intermediate temperature. हाई भी नहीं करना, जो लो भी नहीं करना. So I will use intermediate temperature. Because it's all relative. We're not talking about absolute values of temperature. We're just saying कि
हायर टेम्परेचर चाहिए कि लो टेम्परेचर चाहिए, वो एब्सोल्यूट एक्चुअल नंबर जो रहेगा वो एक्टिव एनर्जी लेकर देख करना पड़ेगा कि इफ आई हैव एक्चुअल नंबर्स ऑफ एक्टिव एनर्जी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज. बट यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिवली और क्वालिटेटिवली, should I use high temperature or low temperature, or in this case I should use intermediate temperature. ठीक है, समझ में आया? This could be series parallel reactions also. यहाँ पर parallel रिया है, but it could be series parallel reaction, doesn't really matter. There are 3 reactions, then it could happen that एक के लिए high चाहिए, एक के लिए low चाहिए, so then you can go for intermediate temperature. Is this clear? यस. ये सब ये दिया, इसका जरूरत नहीं है, we are not going to look at this one. So steps in series here, right? If an early step needs a high temperature and later step needs a low temperature, then falling progression of temperature should be used. Steps in series here and series reactions here. If an early step needs a low temperature and a later step needs high temperature, then use rising. जैसे अभी if I say A goes to R goes to S, तो क्या हो जाएगा? If this is E1 is greater than E2, okay, right? And this is E2, E3 is greater than greater than okay, yeah, E3 is suppose, and this is a desired product. So E3 is more than E2 रहा, right? तो क्या करना पड़ेगा हमारे को? इनिशियली टेक हाई टेम्परेचर एंड देन लो करने का. स्टार्टिंग में जैसे बिकॉज सीरीज रिएक्शन में क्या होता है कि किसी सीरीज रिएक्शन जो हमने देखा था, रिमेंबर इट, सीरीज रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि concentration of A falls, R goes to a maximum and then comes down, and S continuously increases. ठीक है, याद आ रहा है आपको? यस सर. सो ये कंटिन्यूसली फॉल्स, जैसे रिएक्शन होते जाएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, आर का बढ़ेगा, दिस इज आर, इट विल गो थ्रू मैक्सिमम एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग बिकॉज देन एस बढ़ते जाता है, सेकंड रिएक्शन, राइट? So what you do is initially you start at high temperature if E1 is greater than E2, and then when you have significant R, then you go for lower temperature because you don't want S to be formed. So it's called falling progression of temperature. That means initially high temperature start किया और बाद में जब enough reaction हो गया then we reduce the temperature. समझ में आया? Yes, sir. सर ग्राफ एक बार रिपीट करो ना. ये तो ग्राफ ये वाला कोई छोटा वाला. ये वाला ये अगर टेम्परेचर लिया हमने, सपोज दिस टेम्परेचर, सपोज ऐसे right. So in that case what I will do, I will start with high temperature and then reduce the temperature. This is a falling progression. So सर वो initially कंसंट्रेशन के ग्राफ में आर का फिर डिक्रीज क्यों होगा, मतलब पहले ज्यादा होकर? अरे ये आपको यूनिट 3 में समझाया था मैंने.
सीरीज रिएक्शन है ना, ए गोज टू आर, राइट, इनिशियली देयर इज नो आर, तो मोस्ट ऑफ ओके सर, मैं भूल गया सीरीज रिएक्शन। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ क्या बोला? आ गया समझ में। ओके ठीक है। नहीं ठीक है, आई एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। आपका इनिशियली क्या होता है, देयर इज ओनली ए, देयर इज नो आर एंड एस, तो इनिशियली क्या हो जाएगा, ए विल रिएक्ट टू गिव आर, तो ए कंज्यूम हो रहा है और आर बढ़ते जा रहा है, राइट। इफ यू लुक एट दिस इनिशियली टाइम, इफ यू लुक एट दिस पार्ट, यहाँ पर मोस्टली ए रिएक्ट हो रहा है और आर फॉर्म हो रहा है, थोड़ा सा एस फॉर्म हो रहा है, जो क्योंकि जितना आर फॉर्म हो रहा है उतना थोड़ा बहुत रिएक्ट होगा एस पे, और आर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे एस एस ज़्यादा बनते जाएगा, जैसे जितना आर फॉर्म हो रहा है एस बन रहा है, तो ऐसे कंटिन्यूसली गो हाँ ऑन। सर, वो लेट, हाँ सर, वो लेट करंट आया कि वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, तो बन के फिर वो कम हो जाएगा ना। राइट, बिकॉज आर गेट्स कन्वर्टेड टू एस ना, तो जितना यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आर और बनेगा, जितना भी बनेगा एस बनते जाएगा, राइट। आर विल रिएक्ट टू फॉर्म एस एंड एस, तो आर विल कंटिन्यूसली रिड्यूस आफ्टर अ पीक एंड देन एस विल कंटिन्यूसली इंक्रीज, राइट, ये ऐसा होता है। तो अभी क्या करेंगे, अब मेरे को मैक्सिमम आर चाहिए, तो क्या करने का, इनिशियली इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, आई शुड स्टार्ट विद हाई टेम्परेचर बिकॉज आई वांट मोर ऑफ आर, बट देन इनफ आर हो गया यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर आ गया, then I should reduce the temperature because I don't want S to be formed. तो टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया मैंने, बिकॉज E3 इज मोर देन E2, बराबर। E3 का जो है इफेक्ट ज़्यादा है, टेम्परेचर इज मोर देन टेम्परेचर, आई डोंट वांट हाई टेम्परेचर फॉर सेकंड रिएक्शन, नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पे सिर्फ 2 एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, E1 और E2, ओके E3 पे। ठीक है, यू आर राइट, E1 E2, ओके यू आर राइट। तो E3 क्या रहेगा, सपोज देयर इज अनदर रिएक्शन, एक बार आएगा फिर, बट वही अल्टीमेटली वही है कि कौन सा मेरे को फेवर करने का है, मेरे को ये ज़्यादा चाहिए कि ये ज़्यादा चाहिए कि ये ज़्यादा चाहिए, सीरीज ऑफ स्टेप्स है ना। अर्ली स्टेप, नॉट टॉकिंग अबाउट 2 स्टेप्स, यू टॉकिंग अर्ली स्टेप नीड्स हाई टेम्परेचर, जो पहला स्टेप है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए और बाद के स्टेप को लो टेम्परेचर चाहिए, इट कुड बी सीरीज पैरेलल रिएक्शन। तो यहाँ पर मेरे को सपोज यहाँ पर लो टेम्परेचर चाहिए, इट मीन्स दिस इज लेस देन दिस वन, बराबर। ओके सपोज आई वांट टी ओनली, ये ज़्यादा है, टी टी के लिए क्या चाहिए मेरे को, लो टेम्परेचर के लिए आई वांट लोअर टेम्परेचर, लोअर ना, एक्टिवेशन शुड बी लोअर। ठीक है, सो इफ देयर आर 3 रिएक्शंस, मेरा ये सपोज ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ओके तो मैक्सिमम मेरे को ये रिएक्शन चाहिए, यहाँ पर यहाँ तक आना चाहिए,
लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और इसको ठीक है, एक मिनट एग्जांपल देखते हैं क्या है अपना सही क्या। No. सर या सर टेम्परेचर का भी प्रोफाइल अगर ऐसा आ सकता है क्या, मतलब वो मैक्सिमा से जाकर आएगा। टेम्परेचर ये यहाँ पर जो वाला यहाँ पर बताया ना, जैसे फॉलिंग प्रोग्रेशन इज एसेंशियली यही जो बताया मैंने। और ये जो बताया अर्ली स्टेप नीड्स अ लो टेम्परेचर एंड लेटेस्ट स्टेप नीड्स हाई टेम्परेचर, राइजिंग प्रोफाइल जो रहेगा ऐसा रहेगा। राइट, सो अगर इनिशियली लो टेम्परेचर चाहिए, बाद में हाई टेम्परेचर चाहिए, आई वाज जस्ट लुकिंग एट के रिएक्शन से ऐसा कुछ बता सकता हूँ मैं आपको। सो आई वाज लुकिंग एट दिस एग्जांपल जो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट दैट वन। दिख रहा है आपको क्वेश्चन 7? यस सर। अगर ये देखा हमने सपोज, ठीक है, तो यहाँ पर तो के नॉट का भी इफेक्ट दिया है, बट ठीक है, लेट अस इग्नोर, सपोज यू इग्नोर दिस के नॉट इफेक्ट। ये E1 है, ये E2 है, अभी देखना पड़ेगा क्या है E1 E2। सपोज इज E1 इज E2, तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा डिजायर्ड टेम्परेचर रहेगा? E1 E2 देखना पड़ेगा मेरे को, K1 K2 किसका है। सर A का K1 है, A2T का K2 है। मैंने वो का देखता हूँ। Okay, so this is the reaction 1. Reaction 1 है, reaction 1, reaction 3, बुक का ही प्रॉब्लम है। quantitatively A3 1 to 4, हाँ ठीक। So this is 1, this is 2, ठीक है। सो 1 और 3 कंपेयर किया तो एक्टिव एनर्जी 1 का ज़्यादा है और 3 का कम है, राइट। तो क्या लेंगे टेम्परेचर प्रोफाइल?
लो लेंगे ना, ये ज़्यादा है ये कम है, K1 का एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, K3 का कम है, सो दिस विल बी लोअर टेम्परेचर लेना पड़ेगा इसके लिए। और ओके 1 and 2 कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा, 1 and 2 के लिए सपोज कंपेयर 1 and 2, आई वांट मोर ऑफ R, आई डोंट वांट T, तो हाई टेम्परेचर चाहिए यहाँ पर, बराबर, बिकॉज आई वांट मोर ऑफ R, सो आई वांट हाई टेम्परेचर हियर। ठीक है, यहाँ पर R आ गया, देन कम कंपेयर 3 and 4, 3 and 4 में क्या है 900 and 12,000, सो आई वांट लो टेम्परेचर हियर। ठीक है, 3 is 900 and 4 is 12,000, so I want low temperature, यहाँ पर हाइट चाहिए, यहाँ पर लो चाहिए, that's why I will use a falling progression। So initially high temperature रखेंगे यहाँ पर to get more of R and less of T, and then when this is reached, then I want S not U, so I'll keep a low temperature, so I'll have a falling profile। समझा गया? यस सर। अच्छा नहीं, क्या बोले? तो एक बार रिपीट कर। So if I want compare K1 and K2, right? 1 and 2, I want more of R because S यहाँ पर है, इस लाइन में, राइट? तो T मिनिमाइज करना है मेरे को, राइट? T मिनिमाइज करने के लिए I want more of R। If you compare activation energy of R, for R first reaction is 6,000, activation energy for T second reaction is 4,000, तो this is more than this, तो यहाँ पर हाई रखना पड़ेगा टेम्परेचर टू गेट मोर ऑफ R। ठीक है, इतना। हाँ सर। I want more of reaction 1 than reaction 2, so I should keep a high temperature to get maximum R। ठीक है, अब मेरा R बन गया, but when R is again reacting, it is forming S and U। I don't want U, I want only S, desired is S। So then I'll compare 3 and 4 का activation energy, 3 का only 900 है और 4 का है 12,000, that means ज़्यादा है, तो ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर रखा तो ज़्यादा U बनेगा, S नहीं बनेगा, so that's why I should keep low temperature for this reaction to be going to desired product S। So for first reaction I want a high temperature, for the second reaction I want a low temperature, so I should have a falling progression। इंटरमीडिएट भी रख सकता हूँ, आई कैन कीप इंटरमीडिएट ऑल्सो, बोला था ना कि एक के लिए हाई चाहिए, एक के लो चाहिए, आई कैन कीप इंटरमीडिएट ऑल्सो, बट आइडियली इट शुड बी हाई हियर एंड देन रिड्यूसिंग और दिस, सो इट्स कॉल्ड फॉलिंग प्रोग्रेशन देन। ठीक है सर हमें यहाँ पे पता कैसे चलता है कि कब हाई करने के बाद लो किस मतलब इंस्टेंट पे करना है? वो इंस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, वी आर जस्ट टॉकिंग कि किस रिएक्शन को फेवर करने के लिए किस टाइप का रिएक्शन चाहिए। वी आर नॉट हाँ टॉकिंग सर, अबाउट मैं टाइमिंग, जस्ट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइमिंग कि कितने टाइम के बाद ये करना चाहिए, वो सब आपको डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि क्या इफेक्ट होता है एक्टिवेशन एनर्जी में। सर क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है ना, अगर हम फर्स्ट हाई कर दे फिर जल्दी से लो कर दे तो कैसे हो जाएगा, टाइम तो चाहिए ना। Then you need full kinetic data to understand the effect, ओके right? मतलब सर आर मैक्सिमम होगा तो ही हम करेंगे ना, मैक्सिमम फॉर्म होने के बाद ही लो कर मैक्सिमम आर ही फॉर्म होगा ना, सी बट सी आर फॉर्म हो रहा है तो एस भी फॉर्म होते जाएगा, राइट? इफ आई कीप हाई टेम्परेचर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम तो एस भी फॉर्म होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि आई एम डूइंग इट इन टू रिएक्टर्स, सेम रिएक्टर में अगर रिएक्शन हो रहा है तो कंटिन्यूस जैसे आर फॉर्म हो रहा है एस फॉर्म होते जाएगा और यू भी फॉर्म होते जाएगा। सो आई हैव टू हैव डिसाइड, जैसे वो देखा था मैंने बताया आपको कर, राइट? सीरीज रिएक्शन था, ए गोज टू आर गोज टू एस, so at certain point R will be maximum and S will start increasing that after that, right? So I have to have a time limit at which R is maximum, and then I should start reducing those because I don't want U to be formed। वो बेसिकली डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा पूरा, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम क्या कर देगा, वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है। यस, वो पूरा डिटेल एनालिसिस के लिए वी हैव टू लुक एट वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विद टाइम, वो सब करना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी 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 डिटेल एनालिसिस, वो ये स्कोप में नहीं है, वी आर नॉट लुकिंग एट दैट एंगल। यस बट यू आर राइट, वो सब करना पड़ेगा अगर करना है तो। फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई कीप हाई टेम्परेचर, व्हाट इज दैट हाई टेम्परेचर,
then when should I change it to low temperature and what is that low temperature, वो सब उसके लिए डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा. ओके सर. This is just to give you an idea कि effect क्या होता है. See, ultimately this is only introductory. First time you are introduced to effect. What is the effect of temperature on product distribution? So it's introductory है, just to understand concept. और qualitatively understand करने का quantitative के एक दो example है. ये वजह जो मैंने दिया है और एक बुक में भी है. बुक में क्वालिटेटिव है 9.10. वो बहुत ही सिंपल है, मैंने डाला नहीं है यहाँ पर, बट यू कैन डू दैट ऑल्सो. 9.10 ये 9.11 है, थोड़ा मोर डिफिकल्ट है. बट एक और एग्जांपल है बुक का 9.10, वो ही सिंपल है. क्वालिटेटिवली बताना है कि कौन सा कहाँ मिनिमम टेम्परेचर है, कहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर रखने का है. आई कैन शो यू दैट प्रॉब्लम ऑल्सो. दिख रहा है क्या आपको? यस सर. So if you look at this one, qualitatively find the optimum temperature progression to maximize CS it desired for the reaction scheme. E1, E2, E3, E4, E5 दिया है, right? So E1 and E2. If you compare E1 and E2, क्या टेम्परेचर होना चाहिए? मेरे को R ज़्यादा चाहिए, right? S ज़्यादा चाहिए यानी R ज़्यादा चाहिए. I don't want U. What should be the temperature here? टेम्परेचर सर लो रहना चाहिए. Right, low रहना चाहिए. वहाँ पर मिनिमम रहना चाहिए, right? Low temperature. Now from here R से S है और B है, right? I want more of S than R, U, B, right? So if you compare 3 and 4, E3 and E4, क्या हो जाएगा? क्या चाहिए हमारे पे यहाँ पर? हाई टेम्परेचर. हाई चाहिए, right? So initially low है, अब बाद में हाई करना पड़ेगा because I want more of S, right? But यहाँ पर क्या हो गया? ये S तो आ गया मेरा, इसके बाद लेकिन I want to minimize ये भी, T और W भी नहीं चाहिए मेरे को. तो क्या करना पड़ेगा? ये मैंने यहाँ हाई रखा, बट इफ़ यू कंपेयर दिस 20 है, ये 25 है, राइट? और कंपेयर टू ये जो था 3 में हाई रखा था मैंने, राइट? बट इफ आई कीप हाई तो T और W भी याद जाएगा, राइट? तो आई शुड हैव लो, हाई एंड इमीडिएटली हाई, लो करना पड़ेगा मेरे को. थोड़ा बनने के बाद S आई हैव टू बिकम रिड्यूस इट टू लो बिकॉज अदरवाइज आई विल लूज S एंड T and W विल बी फाउंड. So minimum temperature, low temperature, high temperature and then immediately low temperature. So that is the progression. Increase करने का फिर decrease करने का. समझा गया एग्जाम्पल? तो सर हाँ सर, तो सर ये ऐसी रिएक्शंस है वो पीएफआर में ही अच्छी तरीके से कैरी आउट हो सकती है ना? कहाँ होगी वो अभी लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. लेट अस लुक एट ओनली टेम्परेचर प्रोग्रेशन क्या होना चाहिए. पीएफआर में क्या होता है कि टेम्परेचर प्रोग्रेशन कैसा रहता है? इंक्रीज होते जाता है, राइट? बिकॉज मोर रिएक्शन बढ़ते जाता है, राइट? बट यू वांट लोअर हियर. यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है बट आई वांट लोअर हियर आल्सो. CSTR में भी कर सकते हैं ना, इंटरनल जैकेटिंग करके. कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कौन सा रिएक्टर यूज करना है, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर क्या होना चाहिए. देन वी विल सी कि क्या करना चाहिए, कौन सा रिएक्टर यूज करना चाहिए. समझा ना? हाँ सर. जस्ट अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, अंडरस्टैंड करो. ठीक है? इमीडिएटली लो कर नहीं सकते टेम्परेचर, तो T and W फॉर्म होता है. राइट. So we have to avoid T and W, we have to reduce the temperature. थोड़ा R S बन गया, then you have to reduce because if you see ये 20 है, ये 20 है, 25 है, बट ये है जो ये 15 ही है 3 का, राइट?
और 4 का 10 ही है, सो इट इज़ बेटर टू कीप लोअर टेम्परेचर। आई मीन थोड़ा इंक्रीज करने का और थोड़ा सा बन गया है तो इमीडिएटली कम कर देने का, बिकॉज ये ज़्यादा बन जाएगा 20-25, ज़्यादा इफेक्ट है यहाँ पर, वगैरह यहाँ पर 15 ही है, समझे ना। So you have to keep high to minimize V formation, but immediately keep reduce to minimize T and W formation. ठीक है, यस सर। ओके। आप काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, स्टॉप हियर।